हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपकी दोस्त अनुष्का त्रिवेदी स्वागत करती हूं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको सीडीपी और ईवीएस के चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रही हूं, जिसमें मैं आपको सीडीपी के 4 चैप्टर और ईवीएस के 4 चैप्टर करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियोज़ आपके यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस करवाऊंगी आप लोग इनको भी ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस करवाती हूँ ये सारे आपके यूपी टेट में आ चुके हैं। और आज जो हम करवाने वाले हैं वो है सीडीपी चैप्टर 5, जिसका टॉपिक होगा शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो ये भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाती है। हम हर वीडियोज में बताते हैं, आप वहाँ जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग आज के क्वेश्चंस देखते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 है सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। नंबर 2 है विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए। नंबर 3 है विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। और नंबर 4 है उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1, सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ये क्यों होगा? क्योंकि सीखने की प्रक्रिया सदैव एवं सर्वत्र चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र तो कभी मंद हो सकती है। अतः यदि विद्यार्थी के सीखने में स्थिरता आई है तो शिक्षक को इसे अधिगम प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन विकल्प है। नंबर 1 है आंशिक रूप से सत्य है। नंबर 2 है सत्य है। नंबर 3 है कदाचित सत्य है। नंबर 4 है असत्य है। तो जो इसमें हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2, सत्य है, क्योंकि दिया गया कथन सत्य है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वह है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। विकल्प है। नंबर 1 है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। नंबर 2 है अनुशासन और नियमित उपस्थिति। नंबर 3 है गृह कार्य की जांच में लगन। नंबर 4 है विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। और हाँ, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वह है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। विकल्प है। नंबर 1 है मॉन्टेसरी विधि। नंबर 2 है खेल विधि। नंबर 3 है किंडरगार्टन विधि। नंबर 4 है उपर्युक्त सभी। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। क्यों होगा? क्योंकि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। इस अवस्था में मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि तथा किंडरगार्टन विधि बच्चों के विकास हेतु उपयुक्त शिक्षण विधियां हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वह है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। विकल्प है छात्रों की सर्वांगीण विकास से। नंबर 2 है छात्रों के वृत्तिक विकास से। नंबर 3 है छात्रों के मानसिक विकास से। नंबर 4 है शैक्षिक संस्थानों के विकास से। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, क्योंकि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित हैं।
हैं। यह पाठ्यक्रम गतिविधियां एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो मुख्य पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में काम करता है। ये पाठ्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने के साथ ही कक्षा शिक्षा को मजबूत करने में सहायक है। इस तरह के कार्यक्रम स्कूल में नियमित समय के बाद आयोजित किए जाते हैं, इसलिए इसे पाठ्येतरी गतिविधियों के रूप में जाना जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वह है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जब विकल्प है। नंबर 1 है बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। नंबर 2 है शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। नंबर 3 है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। नंबर 4 है पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। जो हमारा सही विकल्प है वो है नंबर 1 बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वह है निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? विकल्प है नंबर 1 है सहायता परक व्यवहार, नंबर 2 है प्राथमिक लक्ष्य, नंबर 3 है मूल प्रवृत्ति, नंबर 4 है आक्रामकता की आवश्यकता। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 सहायता परक व्यवहार, क्योंकि सहायता परक व्यवहार सामाजिक मूल्य है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वह है पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? नंबर 1 है स्वतः शोध, नंबर 2 है एल्गोरिथम, नंबर 3 है मानसिक वृत्ति, नंबर 4 है प्रक्रियात्मक स्थिरता। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 स्वतः शोध। क्यों होगा? क्योंकि स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या समाधान करने की कोशिश करता है जो उन्हें संगत प्रतीत होते हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण इसकी 2 प्रमुख प्रविधियां हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वह है कौशल सीखने की पहली अवस्था है। विकल्प है यथार्थता, नंबर 2 है कल्पनाशीलता, नंबर 3 है समन्वय, नंबर 4 है अनुकरण। जो हमारा सही विकल्प होगा वह नंबर 4 अनुकरण। ये क्यों होगा? क्योंकि सीखने की प्रथम अवस्था अनुकरण है। अनुकरण के माध्यम से बालक समस्या को समझने का प्रयत्न करता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वह है निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? विकल्प है नंबर 1 है मिश्रित विधि, नंबर 2 है विचार सहचर्य विधि, नंबर 3 है 1 और 2 दोनों, नंबर 4 है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 1 और 2 दोनों। क्यों होगा? क्योंकि मिश्रित विधि, विचार सहचर्य विधि दोनों स्मरण की मुख्य विधियां होती हैं। मिश्रित विधि में पहले पूरे पाठ को प्रारंभ से अंत तक पढ़ा जाता है और फिर उसे खंडों में बांटकर उनको याद किया जाता है। अतः अंत में पूरे पाठ को प्रारंभ से अंत तक फिर पढ़ा जाता है। और जो विचार सहचर्य विधि है इसमें इस विधि में स्मरण की जाने वाली बातों का ज्ञात बातों से संबंध स्थापित कर लिया जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इस विधि में स्मरण की जाने वाली बातों का ज्ञात बातों से संबंध स्थापित कर लिया जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वह है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अघोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपर्युक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? पूछा गया है यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। विकल्प है नंबर 1 है प्लेटो, नंबर 2 है अरस्तु, नंबर 3 है रूसो, नंबर 4 है रॉस। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 रूसो, क्योंकि रूसो के अनुसार बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अघोपांत अध्ययन करना चाहिए।
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वह है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। विकल्प है नंबर 1 है बालक का, नंबर 2 है अध्यापक का, नंबर 3 है अभिभावक का, नंबर 4 है प्रशासक का। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 बालक का, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण पद्धति बालक के हिसाब से ही प्रस्तुत एवं निर्धारित की जाती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वह है सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी पद्धति में है। विकल्प नंबर 1 है आगमनात्मक, नंबर 2 है निगमनात्मक, नंबर 3 है 1 और 2 दोनों, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। जो हमारा सही विकल्प होगा वह नंबर 2 निगमनात्मक। ये क्यों होगा? क्योंकि निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है या नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। नवीन समस्याओं को हल करने की यह सबसे उपयुक्त विधि है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वह है इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। विकल्प है नंबर 1 है बुश, नंबर 2 है डेविड, नंबर 3 है DW एलेन, नंबर 4 है एचिसन। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 डेविड, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित व्यक्ति DW एलेन, बुश एवं एचिसन हैं। डेविड सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण 1961 में कीथ एचिलन द्वारा किया गया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वह है निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। विकल्प है नंबर 1 है अवबोध स्तर, नंबर 2 है परावर्ती स्तर, नंबर 3 है स्मृति स्तर, नंबर 4 है दूरवर्ती स्तर। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4 दूरवर्ती स्तर, क्योंकि दूरवर्ती स्तर शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित स्तर हैं: स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और परावर्तित स्तर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वह है निम्न में कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। विकल्प है नंबर 1 है बोध, नंबर 2 है चिंतन, नंबर 3 है स्मृति, नंबर 4 है वर्णन। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4 वर्णन। क्यों होगा? क्योंकि वर्णन शिक्षण के स्तर में शामिल नहीं होता है। शिक्षण के 3 स्तर हैं: स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है वह है शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। विकल्प है नंबर 1 है व्यक्तिगत भेद, नंबर 2 है अभिभावक की पृष्ठभूमि, नंबर 3 है विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, नंबर 4 है विषय की विशिष्ट प्रकृति। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 अभिभावक की पृष्ठभूमि, क्योंकि शिक्षण विधि का चयन करते समय अभिभावक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। एक शिक्षक को शिक्षण विधियों का चयन करने के लिए बच्चों के मानसिक स्तर को, विषय की विशिष्ट प्रकृति तथा व्यक्तिगत भेद को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है वह है किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। जो हम विकल्प दिए गए हैं वो है नंबर 1 है फ्रोवेल, नंबर 2 है मॉन्टेसरी, नंबर 3 है कुक, नंबर 4 है डाल्टन। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 फ्रोवेल, क्योंकि किंडरगार्टन विधि या प्रणाली के प्रतिपादक फ्रोवेल को माना गया है। किंडरगार्टन को बालोद्यान अथवा बच्चों का उद्यान भी कहा गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है वह है निम्न में कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। विकल्प है नंबर 1 है व्याख्यान विधि, नंबर 2 है सामूहिक परिचर्चा, नंबर 3 है प्रोजेक्ट विधि, नंबर 4 है सहभागी विधि। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 व्याख्यान विधि, क्योंकि शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। व्याख्यान विधि प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि से संबंधित है।
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है वह है निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। विकल्प है नंबर 1 है स्मृति स्तर, नंबर 2 है अवबोध स्तर, नंबर 3 है परावर्ती स्तर, नंबर 4 है अभिप्रेरणा स्तर। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4 अभिप्रेरणा स्तर, क्योंकि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति, अवबोध, चिंतन, जबकि अभिप्रेरणा शिक्षण का स्तर नहीं है। अगर आपको याद हो, आपने सही से वीडियो देखी हो, तो मैंने अभी एक क्वेश्चन में शिक्षण के स्तर बताए थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है वह है निम्न में कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। विकल्प है नंबर 1 है प्रश्नोत्तर, नंबर 2 है निगमन, नंबर 3 है आगमन, नंबर 4 है समस्या समाधान। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4 समस्या समाधान, क्योंकि समस्या समाधान विधि मानसिक उद्वेलन विधि आदि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। प्रगतिवादी शिक्षण विधियों में बालक सक्रिय रहता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है वह है संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। विकल्प है नंबर 1 है डिस्लेक्सिया, नंबर 2 है डिस्फेसिया, नंबर 3 है डिस्ग्रेफिया और नंबर 4 है उपर्युक्त सभी। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 डिस्फेसिया। ये क्यों होगा? क्योंकि डिस्फेसिया एक भाषा एवं वाक संबंधी विकृति है जिससे ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति या व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है वह है निम्न कथनों में कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। विकल्प नंबर 1 है हाँ अथवा ना उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, नंबर 2 है सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, नंबर 3 है प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, नंबर 4 है प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 हाँ अथवा ना उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। ये क्यों होगा? क्योंकि प्रश्न कौशल के उचित तरीके निम्नलिखित हैं। प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना चाहिए, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना चाहिए, विस्तृत सूचना प्राप्त करना, आलोचनात्मक सजगता विकसित करना आदि। अतः हाँ अथवा ना उत्तर देने वाले की संख्या बढ़ाना प्रश्न कौशल का उचित तरीका नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है वह है निम्न में कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। विकल्प है नंबर 1 है प्रतिपुष्टि, नंबर 2 है पुनर्बलन, नंबर 3 है माध्यम, नंबर 4 है अंतःक्रिया। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 पुनर्बलन। ये क्यों होगा? क्योंकि संप्रेषण एक प्रक्रिया है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होता है, अतः पुनर्बलन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व कौन कौन से हैं मैं ये भी आपको बता देती हूँ। संप्रेषण प्रक्रिया के जो तत्व हैं वो है प्रेषक, संदेश ग्राही, अंतःक्रिया, माध्यम, प्रतिपुष्टि। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है वह है सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। विकल्प है नंबर 1 है 40 मिनट, नंबर 2 है 45 मिनट, नंबर 3 है 30 मिनट, नंबर 4 है 36 मिनट। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4 36 मिनट, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट लगते हैं। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोगशालीय एवं वैश्लेषिक विधि है जिसके माध्यम से छात्राध्यापकों में शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है वह है निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। विकल्प है नंबर 1 है प्रस्तावना कौशल, नंबर 2 है समापन कौशल, नंबर 3 है प्रदर्शन कौशल, नंबर 4 है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 प्रस्तावना कौशल, क्योंकि प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। प्रस्तावना कौशल का संबंध पाठ को शुरू करने से होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है वह है कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। विकल्प है नंबर 1 है प्रेरित करना चाहिए, नंबर 2 है रोक देना चाहिए, नंबर 3 है अनुमति नहीं देनी चाहिए, नंबर 4 है हस्तोत्साहित करना चाहिए। जो हमारा सही विकल्प है वो है नंबर 1 प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है वह है निम्न में कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। विकल्प है नंबर 1 है स्वेच्छाचारी, नंबर 2 है जनतांत्रिक, नंबर 3 है सहानुभूतिपूर्ण, नंबर 4 है वांछनीय सूचनाएं देने वाला। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 स्वेच्छाचारी, क्योंकि स्वेच्छाचारी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, क्योंकि प्रभावशाली व आनंददायक वातावरण में किया गया शिक्षण प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। इसलिए शिक्षण का वातावरण जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगात्मक तथा वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है वह है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। विकल्प है नंबर 1 है व्यक्तित्व, नंबर 2 है सामाजिक अंतःक्रिया, नंबर 3 है सूचना प्रक्रियाकरण, नंबर 4 है व्यवहार परिमार्जन। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 सूचना प्रक्रियाकरण, क्योंकि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान सूचना प्रक्रियाकरण के परिवार से संबंधित है, जिसे डेविड आशुवेल ने विकसित किया। किसने? डेविड आशुवेल ने। इसका उद्देश्य प्रत्ययों तथा तथ्यों का बोध करना तथा छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है और इस चैप्टर का भी आखिरी प्रश्न है। चलिए तो आज का हमारा जो आखिरी प्रश्न है वह है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। विकल्प है नंबर 1 है कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, नंबर 2 है रेखीय अविक्रम, नंबर 3 है शाखीय अविक्रम, नंबर 4 है तैयारी और अर्जन। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 शाखीय अविक्रम, क्योंकि कौशलों के स्थानांतरण के लिए शाखीय अविक्रम उपयोगी है। इसके प्रतिपादक कौन है मैं आपको यही बता देती हूँ। नॉर्मन ए क्राउडर थे। कौन? नॉर्मन ए क्राउडर। इसमें छात्र प्रत्येक पद से सही उत्तर का चुनाव करते हुए अन्य पद तक पहुँचता है, जिससे वह अपनी त्रुटियों का स्वयं निदान करता है और अगले पद पर पहुँचता है। चलिए तो आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, जिससे आपके साथी भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। फिर मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ। नमस्कार।